कैसे हैं आप लोग? थोड़ा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर अपनी फुल एनर्जी के साथ अवेलेबल हूँ। ब्रेक किस वजह से? ये तो अभी एग्जाम्स खत्म हुए थे, थोड़े रिलैक्स, फिर थोड़े नवरात्रे, है ना? और अब फिर से नए सेशन के लिए और नई क्लास, नई सोच, नए तरीके, ढेर सारी आपके लिए ट्रिक्स लेकर के और अवेलेबल हूँ। जैसा प्रॉमिस किया था आपको कि लास्ट टाइम में, यानी बोर्ड जिसमें 10th और 12th के थे, तो मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था और फिर मेरे पास समय बस 10th के लिए ही था कि मैं 10th को कुछ दे पाऊँ। और अब मैं आपके पास हर क्लास के लिए, यानी कि 9th से लेके 12th तक, है ना? 9th से लेके 12th तक, जिसमें 11th 12th के लिए केमिस्ट्री और मैथ्स, और 9th 10th के लिए मैथ्स और साइंस, और बिल्कुल प्रॉपर वर्कशीट से लेकर के कंसेप्ट, क्वेश्चन। अब वो समय तो रिवीजन का था, इस वजह से मुझे कई सारी चीजें इकट्ठे ही करवानी पड़ी, लेकिन अब मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज एलाबोरेट करके आपको सारे टॉपिक्स दूंगा, क्लास वाइज। आप प्लेलिस्ट में क्लास वाइज देख सकते हैं, वहां से आपको हर चीजें मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। और 11th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, और वो क्या, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट जब हम बोलते हैं, और जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि हमेशा कहता हूं कि जो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है वही चीजें एलाबरेट होती हैं आगे चल के, तो उनका तो खास महत्व होता ही है। तो हर क्लास, हर टॉपिक हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। अब आप, अभी जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो आप पढ़े हुए ही हैं, है ना? तो बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, और आप देखेंगे बिल्कुल आसान। मैं हमेशा कहता हूं कि साइंस और मैथ्स के टॉपिक बिल्कुल आसान होते हैं, बस हमें थोड़ा कंसंट्रेट करना तो पड़ता है, और जब हम कंसंट्रेट नहीं करते हैं तब जाकर के हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, और ये हमने आपके स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और बेसिक कंसेप्ट जब हम केमिस्ट्री की करते हैं तो मैटर है, एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स हैं, ये सारी चीजें 9th में मोस्टली चीजें, जो 11वीं जो मैं बताऊं आपको कि 11th क्लास जो है वो मोस्टली रिलेटेड 9th क्लास से होता है। तो अगर आपने 9th थोड़ा कंसंट्रेट होके किया है तो 11th क्लास आपको काफी आसान लगने वाला है। अब देखें, तो केमिस्ट्री के बारे में हमें पता है कि ये क्या करता है। ये जो हमारे आसपास में रिएक्शंस क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिजिकल सबस्टांस होते हैं, केमिकल सबस्टांस होते हैं। तो chemistry is the science of molecules and their transformation, which deals with the study of matter, its composition, the changes that matter undergoes, and the relation between changes in composition and changes in energy. तो हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा है। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें
जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो समहाउ चेंज नहीं होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो उसमें प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के रिएक्टेंट से अलग होती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे हम देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो जब हाइड्रोजन एक इनफ्लामेबल गैस है, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है, जलने में हेल्प करती है। दोनों की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टी इन्फ्लामेबल है। लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो वाटर बनता है जो कि जलने को यानी आग को बुझाती है। तो आपने देखा, मतलब एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो इस तरह से जो चेंजेज हैं वो केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट फिजिकल में ऐसा नहीं होता है। तो किस टाइप के रिएक्शन हुए, कितनी एनर्जी चेंज हुई, किस तरह के कंपोजिशन में चेंजेस हुए, इन सब की स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक चीजें हैं। Chemistry plays a central role in science and is often intertwined with other branches of science. Other branches बोले तो बायोलॉजी है, कहीं कहीं फिजिक्स की, लेकिन बायोलॉजी से तो केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रिलेशन होता है। आप बायोलॉजी का चैप्टर जब पढ़ेंगे, लास्ट के जो चैप्टर्स हैं बायोमोलिकुल्स वगैरह, तो वहां पे केमिस्ट्री पूरा रिलेटेड आपको नजर आएगा, है ना। जब हम पेप्सिन पढ़ते हैं, पेप्टाइड पढ़ते हैं, एमिनो एसिड पढ़ते हैं, क्या है, सारे कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री के हैं। Principles of chemistry are applicable in diverse areas such as weather pattern, functioning of brain and operation. देखा आपने वो 10th में आपने पढ़ा था, साइनेप्स की जब फॉर्मेशन होती है न्यूरॉन में, तो वहां भी तो केमिकल जो है वो आगे भी आप पढ़ेंगे 11th में। तो प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर आप बायो में पढ़ते हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इन सब में जो है वो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे to the national economy. It also plays an important role in meeting human needs for food, health care products and other materials. तो जहां भी देखें आप, केमिस्ट्री का रोल तो है ही। अब हम सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और वो है मैटर। पढ़ा है ना 9th में आपने, क्या कहते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जिसमें मास हो, ऑफर रेजिस्टेंस एंड कैन प्रोसीड ऑफ डायरेक्टली बाय आवर सेंस। जैसे बुक है, पेन है, पेंसिल है, वाटर है, एयर है, सारी चीजें क्या है, मैटर है। क्लियर। अब यहां से आगे चलें तो अब इसे देखने की जरूरत है। क्या कह रहा है ये, एक रे डायग्राम है जिसमें आपको सब कुछ पता लगेगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो मैटर, मैटर से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। 9th में पढ़ा आपने, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस। अभी हम 9th की बातें भी एलैबोरेट करेंगे। मैंने आपको कहा है कि मैं इन बातों को करके नहीं भागूंगा कि आपने 9th में पढ़ा है या छोटी क्लासों में पढ़ा है। मैं सारी चीजें, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो छोटी क्लासों के भी, या जो जनरल साइंस के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैटर को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसके फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर, दो एस्पेक्ट होते हैं उनको क्लासिफाई करने के। फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। देखिए, कोई भी मैटर, हमें पता है, आगे हम पढ़ेंगे भी, कि
इनके अंदर की बात, यानी किस तरह से ये मैटर बने होते हैं, डाल्टन आए, रदरफोर्ड आए, सबकी बात हमने पीछे भी पढ़ी, अब भी पढ़ेंगे। तो उन्होंने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, या कोई गैस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस काफी कम है, काफी कम जब हम बोलते हैं, तो डिस्टेंस कम क्यों है, यहां पे दिमाग जाएगा ना। देखो, रट्टाफिकेशन और समझाफिकेशन दोनों में डिफरेंस होता है। रट्टाफिकेशन जब हम करते हैं तो दाएं बाएं कुछ नहीं देखते, रट लेते हैं बस। लेकिन जब समझते हैं तो उससे कई सारी चीजें अपने आप हमारे माइंड में आती हैं। अब जैसे मैंने एक बात कही कि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, तो हमारे माइंड में बात आएगी ना, भाई क्लोज क्यों होते हैं। क्लोज इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है वो ज्यादा होता है, और जब फोर्स हैवी होता है, ज्यादा होता है, तो वो पार्टिकल को बाउंड करके एक दूसरे के नजदीक रखते हैं। ये प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं। फिर यहाँ पे सवाल आएगा ना कि दूर क्यों होते हैं, तो हमें जवाब क्या मिलेगा कि उन पार्टिकल के बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो सॉलिड से कम होते हैं, इसलिए पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस, पड़ोसी के घर में कुछ बन रहा होता है और खुशबू हमारे यहाँ आती है, और हम जिद करते हैं कि वही बनाओ, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि वो जो वेपर है, गैस के फॉर्म में है, उसके पार्टिकल दूर दूर हैं, है ना, सॉलिड लिक्विड के एस्पेक्ट में काफी दूर हैं। और दूर इसलिए हैं क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ना के बराबर है, काफी कम है। और जब कोई फोर्स ही नहीं है तो पार्टिकल तो आजाद हो जाते हैं, है ना। जब आपके ऊपर पेरेंट्स के फोर्स होते हैं, पेरेंट्स का दबाव होता है, तभी तो हम कंट्रोल में रहते हैं ना। और अगर हमारे ऊपर कोई दबाव ही नहीं, तो क्या होगा, बेलगाम हो जाएंगे। तो गैस के जो पार्टिकल हैं वो बेलगाम हो जाते हैं, और फिर वो जहां मन वहां वो जल्दी जल्दी ट्रेवल कर जाते हैं, और पड़ोसी के घर से सुगंध हमारे पास आ जाती है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ये तो बात मैंने बेटा की आपसे फिजिकल क्लासिफिकेशन की, मैटर के। अब मैं बात करता हूं आपसे केमिकल क्लासिफिकेशन। जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं तो प्योर और इम्प्योर, मैं एक बात और आपसे मैं कहता हूं कि आप देखिए, सबसे अच्छा मेरा जो हम लोगों का, यानी जो भी स्टडी से रिलेटेड है, इवन टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, उनका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है वो बुक्स होता है। आप चाहे यूट्यूब से पढ़ लें, चाहे कहीं से पढ़ लें, लेकिन जब तक आप बुक से नहीं एक बार झांकेंगे, जैसे मैं आपको सारे कंसेप्ट को समझा रहा हूं, लेकिन एलाबोरेट आपको कहाँ मिलेगा, एलाबोरेशन आपको मिलेगा आपके बुक्स में। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, सारी चीजें मैं आपको दूंगा, एक एक डिफिनीशन भी आपको लिख के दूंगा। लेकिन अभी तो मैं फर्स्ट क्लास में, और चूंकि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, लेकिन मैं बोर्ड पे भी आऊंगा, सारी चीजें चाहे वो डेरिवेशंस हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हैं, ऑन बोर्ड करवाऊंगा। लेकिन जब तक आप अपने बुक से दोस्ती नहीं करेंगे ना, तो फिर इन सब का कोई फायदा नहीं है, राइट ना। मैं बिल्कुल इन चीजों में, हवा हवाई बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा वीडियो देख लें, 90% ले आए, 98% ना, ना बच्चे ना, ऐसा नहीं है। आप, मैं एक सहायक हूं आपका, सहायक समझते हैं ना, और सुदिन उसको नौकर कहते हैं। मैं सिर्फ एक सहायक हूं, ठीक है ना। लेकिन आपका जो दोस्त है वो बुक से है,
बुक से रिलेशन हमेशा होना ही चाहिए। जैसे मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जब आप वहां देखेंगे और मेरी बातों को आप समझेंगे अभी, तो फिर वो टॉपिक्स आपको बिल्कुल भेजे में जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ केमिकल क्लासिफिकेशन की। जब हम मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर। जब हम प्योर मैटर की बात करते हैं बेटा, तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। प्योर का मतलब होता है जिसका कंपोजिशन हमें नोन है, जिसका कंपोजिशन हमें पता है। तो एक प्योर और एक इम्प्योर। प्योर में एलिमेंट आते हैं। अब आपने पढ़ा है ना, डाल्टन की बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी आपसे। डाल्टन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन भी थे, आगे हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। तो इन्होंने मैटर के छोटे से छोटे पार्ट पे जाने की कोशिश की, और लास्टली वो यहां पहुंचे कि एलिमेंट जो होते हैं वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिल करके और पूरा मैटर बना होता है। एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं जिससे मिलके सारे मैटर। अब आप कहेंगे कि नहीं सर वो तो एटम है। एलिमेंट्स एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे ईंट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एलिमेंट एलिमेंट जो होते हैं वो प्योर होते हैं। जैसे अगर हम देखें, आयरन, किसी का भी नाम आप ले लो, आयरन है, कॉपर है, कुछ भी है, तो उसका जो प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, वो एलिमेंट है। और जब एलिमेंट्स प्रॉपर रेशियो में, यही सारा फंडा है। एलिमेंट भी मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट तीन तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। एक मेटल होता है, एक मेटलॉइड्स होता है, एक नॉन मेटल होता है। मेटल वो होते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा है, मेटल वो होते हैं जिनमें मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, सोनरिटी होती है, जो कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, वो मेटल है। ठीक इसका उल्टा, जो कंडक्शन नहीं कर सकते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें सोनरिटी नहीं होती, जिसमें मेलेबिलिटी नहीं होती, जिसमें डक्टिलिटी नहीं होती, नॉन मेटल है। और मेटेलॉइड्स होते हैं जिनमें की मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, वो होते हैं मेटेलॉइड्स, है ना। तो ये तीन एलिमेंट्स के डिवीजन है। और अब हम बात करते हैं असली प्योर और इम्प्योर की। और प्योर में दूसरा नाम आता है कंपाउंड का, और इम्प्योर में आप देख रहे हैं मिक्सचर का नाम आता है। कंपाउंड प्योर क्यों है? क्योंकि इसमें एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, बस इतना ही ना। ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। कब तक? जब तक हम आगे की बात ना जोड़ दें। एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर रेशियो होता है, डेफिनिट रेशियो होता है कंपाउंड में। कंपाउंड हमेशा एलिमेंट के डेफिनिट रेशियो से ही बनते हैं। लेकिन जब हम मिक्सचर कहते हैं, जो इम्प्योर में आता है ना, वो इम्प्योर इसीलिए है क्योंकि उसमें सबस्टांस हम मिक्स तो करते हैं, लेकिन वो हमारी मर्जी है कि किस सबस्टांस का अमाउंट हम कम डालें, ज्यादा करें, ना वही रह जाए। कंपाउंड में जैसे मैं बताऊं आपको, वाटर, वाटर हमें पता है फॉर्मूला H2O होता है। वाटर जहां भी है, इस देश में है, उस देश में है, कहीं भी है, H2O यानी कि हाइड्रोजन उसमें दो पाए जाएंगे, दो एटम हाइड्रोजन के होंगे, ऑक्सीजन के एक एटम होंगे। अगर आपने अच्छा वाला वाटर बनाने के चक्कर में ऑक्सीजन को और बढ़ा दिया, O2 कर दिया, H2O2 हो गया,
तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, वो वाटर नहीं रहेगा। वाटर की प्रॉपर्टी उसमें बिल्कुल नहीं रहेगी, उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो देखा आपने कि जैसे ही हम एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बदलते हैं तो उसमें कंपाउंड के नेम, उनकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाते हैं। यानी कंपाउंड फिक्स होते हैं। कोई सा भी कंपाउंड है उसमें एलिमेंट के जो रेशियोज हैं, एलिमेंट के जो भागीदारी हैं, वो हमेशा कांस्टेंट। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। अब आए दिन देखो ना, आप घर में आ जाते हैं हमारे गेस्ट, मान लो 4-5 गेस्ट आ गए। अब आते ही वो पहले बोलेंगे उधर से, जब वो देखेंगे ना कि चाय वाय की तैयारी हो रही है, तो वो एक उधर से आवाज आएगी, क्या, मुझे शुगर है, बिना चीनी वाला चाय लाना। एक कहेंगे थोड़ा कम चीनी डालना, एक कहेगा ना ना ना, जब तक होठ से होठ ना सटे चाय पी के, तब तक चाय का मजा कहाँ है। सबकी फरमाइश अलग अलग, तो सब में चीनी का कॉम्बिनेशन, शुगर का कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा। अब जब अलग अलग होगा तो क्या नाम बदल देंगे उसका? नाम तो टी ही रहेगा, चाय ही रहेगा। तो क्या देखा आपने, कॉम्बिनेशन अलग अलग हो गए लेकिन नाम वही है। इसका मतलब ये मिक्सचर की श्रेणी में आ गए। अब मिक्सचर दो तरह से हो जाते हैं, एक को हम होमोजेनस कहते हैं, एक को हेट्रोजेनस कहते हैं। अब ये जो होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर है ना, नाम से पता लग रहा है। होमो का मतलब सेम होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, जीनस का मतलब कंपोजिशन होता है। अगर हमने मिक्सचर बनाया, जैसे हमने शिकंजी बना ली, शुगर और वाटर को मिक्स करके शिकंजी बना ली, शरबत। अगर हमने उसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया, तब तो आप उसे कहीं से भी टेस्ट करो, ऊपर से टेस्ट करो या सबसे लास्ट में आप अपनी शिकंजी को निकालो ग्लास में, कहीं से टेस्ट करो, मिठास एक जैसी होगी, स्वीटनेस एक जैसी होगी। लेकिन अगर आपने अच्छे से मिक्स नहीं किया तो ऊपर से जब आप ग्लास में डालोगे तो कम मीठा होगा, और उसके बेनिथ पार्ट में बैठा हुआ है ज्यादा चीनी, वहां से जब आप लोगे तो ज्यादा मीठा होगा। तो जिसमें ऑल ओवर सेम कंपोजिशन था, उसको हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है, उसे हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। नाइन्थ में भी आपने पढ़ा था, नाइन्थ में और यहाँ भी पढ़ेंगे आप, जैसे सस्पेंशन, कोलाइड, ट्रू सॉल्यूशन, इन सब के बारे में पढ़ा था ना हमने। तो वहां से ये होमोजेनस और हेट्रोजेनस है। क्लियर? अब आ जाते हैं वापिस, एलिमेंट बताया आपको, कंपाउंड बताया, मिक्सचर बताया। अब आते हैं एटम पे। और जैसा अभी मैंने आपको कहा कि एलिमेंट तो बिल्डिंग ब्लॉक किसका हो गया था, कंपाउंड का। लेकिन इतनी जद्दोजहद, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी आपने देखा, क्यों, सबसे छोटा पार्टिकल। और फिर डाल्टन को गलत करने के लिए कौन साहब आ गए थे, रदरफोर्ड। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भाई आप लोग आकर के तो एक दूसरे की टांग खींच गए, लेकिन जुल्म तो हमारे ऊपर कर गए, है ना। तो एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्री। मैंने कहा था ना अभी कि एलिमेंट को हम इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं क्योंकि वो एक इंडिविजुअल और फ्री पार्टिकल किसी कंपाउंड के लिए होता है। लेकिन एटम वो फ्री हो भी सकता है और फ्री नहीं भी हो सकता है, बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आपको मालूम पढ़ा है आपने, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो, आप किसी को भी रिएक्शन करवाएं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, किसी को भी रिएक्शन करवाएं, तो रिएक्शन करने से पहले वो अपने सबसे छोटे पार्टिकल में यानी एटम में ब्रेक होता है। एटम में ब्रेक होने के बाद वो एटम वापस रीअरेंज हो करके, जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैंने करवाया रिएक्शन वाटर बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन पहले अपने एटम में ब्रेक होगा, ऑक्सीजन अपने एटम में ब्रेक होगा, फिर उनमें आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, किसके लिए, वाटर बनाने के। वाटर का कॉम्बिनेशन फिर बनता है, और तब वाटर जाकर के उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है।
अब हम बात करते हैं, ये बात मैंने पीछे भी शायद की थी किसी वीडियो में, लेकिन फिर से करता हूं मैं। हाँ, मैं कंपैरेटिव क्लास जब दिया हूं तो उसमें एक वीडियो दिया हूं, लेकिन फिर से आपको समझाता हूं साथ में। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट देखिए, पहले बहुत सारे यूनिट्स होते थे। आप तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, जब आप उनसे पूछेंगे, उनके पास बैठेंगे, आजकल बैठने का टाइम नहीं होता ना, जब फ्री होते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लग जाते हैं। भाई, हमारे घर में बुजुर्गों के साथ बैठना बहुत जरूरी होता है। ये जो सांसारिक ज्ञान है और जो नैतिक बातें हैं, जिसको मोरल वैल्यूज कहते हैं, ये हमारे पेरेंट्स से और हमारे घर के बुजुर्ग सदस्यों से ही आती हैं। नहीं तो इन मायावी दुनिया में, इन मायावी इंस्टाग्राम फेसबुक से कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो ज्ञान की बातें बस ऐसी ही होती हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये, कि जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो वो आपको बताएँगे कि एंशिएंट टाइम में क्या होता था। पहले के ज़माने में, ज़्यादा भी ज़माना पुराना नहीं, हाल-फिलहाल की ही बात कर रहा हूँ। तो उस समय क्या होता था मालूम? कुछ नापने-तौलने के लिए जुगाड़ सबके पास, हर दुकानदार के पास नहीं होता था। किसी बड़े दुकान में, शहरों में गाँव के जो दुकानदार थे वो जाते थे और उनके पास बटखरा बाट होता था, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम का, और उसी से वो एक ईंट-वींट को एक इक्वल करके और उसके रिज़ेम्बलेंस में एक वाट बना लेते थे, अपने गाँव और अपने दुकान पे लेके आ जाते थे। और उसी ईंट से वो दुनिया को, यानी गाँव वाले को, अपना सामान इधर से उधर बेचते रहते थे। अब आप समझ सकते हैं, वो ईंट तो भई साल, 2 साल, 6 महीने, 1 महीने, हो सकता है एक ही दिन में कुछ ना कुछ टूट-टाट करके तो कम होगा ही। लेकिन भई कोई सवाल नहीं उठा सकता दुकानदार पे, है ना? वो उसने अगर कह दिया कि भई ये 5 किलोग्राम का है, तो 5 किलोग्राम का है, मान लो। नहीं मानोगे तो कोई उपाय नहीं, है ना? तो पहले ऐसा सिस्टम चलता था। फिर क्या हुआ, आपने सुना होगा एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, ये सारे सिस्टम थे। क्योंकि 3 जो है वो बेसिक, मैं यहाँ पे अभी बताऊँगा अभी आपको, कि 3 जो है बेस फिजिकल क्वांटिटी माने जाते हैं, लेंथ, मास और टाइम को। इसके साथ-साथ इन सब की अडजस्ट वैल्यू होती हैं, तो इनको भी बेस में ही रखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिक्स है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है या ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो खास करके जो 3 चीज़ें हैं ना, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को मेज़र करने के लिए एसआई यूनिट में हम मीटर में मेज़र करते हैं। इसी तरह से मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं। और इसी के लिए जो एक सिस्टम मैंने अभी आपसे बात करी, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, तो एफपीएस में फुट हो जाता था, पाउंड हो जाता था, सेकंड हो जाता था टाइम के लिए। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड हो जाता था। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड हो जाता था। तो ये सारे सिस्टम थे। लेकिन ये जो सिस्टम अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एसआई यूनिट्स हैं और ये ऑल ओवर वर्ल्ड, किसी भी देश में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो इसी यूनिट पे सारे जो काम हैं होते हैं। तो बेस यूनिट हमने देखा, अभी आपको बताया कि लेंथ के लिए मीटर होते हैं, किलोग्राम है। अब इनका डेफिनिशन, अभी तक हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था। डेफिनेशन देखिए क्या कहता है, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ डेज, उसको कहते हैं 1 सेकंड। इसी तरह किलोग्राम क्या होते हैं, तो किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास एंड इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। तो इंटरनेशनल यूनिट है। Second is the duration of itna periods of radiation corresponding to transition between the two hyperfine levels of ground state of the cesium. Cesium 133 जो एटम होते हैं, उससे कंपैरिजन करके सेकंड आ गया। एम्पियर करंट मापते हैं ना, तो एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच
if maintained in two straight parallel conductor of infinite length of negligible cross section placed 1 meter apart in, वो आपने 1 एम्पियर वाला जो डेफिनेशन पढ़ा ही था, vacuum would produce between these conductor a force of कितना न्यूटन पर मीटर। तो ये डेफिनेशंस हमें केल्विन मोल इन सब के हमें याद रखने हैं, क्या कहलाते हैं। अब बात आ जाती है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब है कि जब हम मेजर करते हैं तो कई सारी गलतियां आती हैं, कई सारे पॉइंटेड ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जिनका हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता है ना। जैसे कोई चीजें मैथ्स में भी छोटी क्लास में भी पढ़ा है हमने, साइंटिफिक नोटेशन में वर्ड को नंबर्स को कैसे लिखते हैं, कैसे हम प्रिसीजन करते हैं, एक्यूरेसी करते हैं। अब ये जो बातें हैं वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा एलाबरेट करके। और आज मेरी फर्स्ट क्लास आपको मिली है और अगली क्लास में मैं इससे आगे की बात करूंगा। अब आप अगर इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, है ना, और मैंने अभी कहा था ना पढ़ाते पढ़ाते कि बुक्स आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बुक्स का हेल्प तो आपको लेना ही होगा, है ना। तो एकदम श्योर हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि जिनका मोटो साइंस की तरफ है, वो अभी 10th का भी एग्जाम आपने दिया है तो बहुत बोरिंग सा फील हो रहे होंगे। 2 4 5 10 दिन मैंने इसलिए भी थोड़ा रिलैक्स किया कि पहले आप अपने बोरिंग को फील करें। ऐसा होता है ना जब हम बोर्ड के एग्जाम बैठते हैं और बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो लगता है यार कहाँ ही फंस गए। एक बार एग्जाम हो जाए फिर तो बिल्कुल इतना सोऊंगा। लेकिन जब आप एग्जाम खत्म हो जाते हैं, नाना दादा मामा हर जगह से हम घूम के आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं यार अब तो टाइम कटता ही नहीं, अब तो सो के भी बोर हो लिए, है ना। तो बोर नहीं होना है, क्योंकि देखो जब आप इन 2 महीनों को यूं ही छोड़ दोगे ना, कई सारे ऐसे टेक्निकल कोर्सेज हैं जिनको आपको ज्वाइन करना चाहिए इन दिनों में, जब आप 10th और 12th का एग्जाम दे दिए होते हैं। तो जब आप घर पे रहेंगे ना, जब आप सोचेंगे यार रिजल्ट आने दो तब देख लेंगे, तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं अपने टाइम को बिजी कर देंगे, चाहे वो फेसबुक पे जाएं या जो भी और भी कई सारी चीजें, हम खेलने के लिए आउटडोर चले गए कहीं पे, बहुत सारी चीजों में हम अपने आप अपने टाइमिंग को जब हम बिजी कर देते हैं, तो जब हम वापस रेगुलर आएंगे ना अपने फॉलो अप में, अगली क्लास में जो भी अगले कोर्सेज में जब हम ज्वाइन करेंगे, तो वहां से ना मन आपका लगेगा नहीं, क्योंकि आपने 2 महीने खूब उछल कूद किए हैं। तो वहां भी टाइम देना, अब एक पैटर्न बन जाता है कि वहां भी जाना है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है वापस अपने ट्रैक पे आने में। तो यहाँ पे भी जो 11वीं 12वीं के रिजल्ट डाउन होते हैं, उसका एक फैक्टर यहाँ भी है ना। तो बेटा आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, बुक से आप लगाव हमेशा बना के रखें। एम तो हमारे पास होता ही है ना कि हमें आर्ट्स करना है या कॉमर्स करना है या साइंस करना है, तो जो आपका एम है वहां लग जाइए। और कुछ ना कुछ, ठीक है हम 8 घंटा नहीं पढ़ेंगे यार, 1 घंटे 2 घंटे तो पढ़ेंगे ना, है ना। कॉपी पेन अब नहीं लिखोगे 2 महीने तो पेन हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा, राइटिंग आपकी बिगड़ जाएगी, है ना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं फिर मिलूंगा कल आपको बाकी के चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 11वीं के। और तब तक के लिए आप खूब एंजॉय कीजिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।